नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सद्दाम हुसैन। दोस्तों, मेरा नाम सुन के आप मेरी जाति का अनुमान लगा ही लिए होंगे। मैं जात का मुसलमान हूँ, वही मुसलमान जिसे अक्सर लोग बिना जाने समझे, बिना सोचे विचारे अपने ख्यालाती दिमाग के ढांचे से एक तस्वीर बनाकर उसके नाम की अपने दिमाग के दरवाजे पे रख लेते हैं और अपने ही विचारों के अनुसार उसकी परिभाषा की रचना भी कर देते हैं। उस परिभाषा में तथ्यों और तर्कों का कोई भी मेल नहीं होता। ऐसी ही परिभाषा जो तर्क और तथ्य विहीन होती है, इन्हीं परिभाषाओं को लेके अक्सर मैं आपको परेशानियों से घिरा हुआ नज़र आता हूँ। दोस्तों, मुझे जानने से पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, मुझे समझ पाना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, देश में राष्ट्रभक्ति की गंगा बह रही है और आप भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी गंगा में डुबकी लगा रहे हो। इस राष्ट्र रूपी गंगा के दो किनारे हैं। एक किनारा गांधीवादी देशभक्ति का और दूसरा किनारा गोडसेवादी देशभक्ति का। आप भी इन्हीं दोनों किनारों में बटे हुए हैं। इस राष्ट्रभक्ति के दोनों किनारों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जो गांधीवादी देशभक्ति का किनारा है, उसमें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो अपने हित से ज़्यादा देश के हित के बारे में सोचते हैं। उन्हें अपने देश के कण कण से प्यार होता है। उन्हें अपने देश के इतिहास और आने वाले कल दोनों की परवाह होती है। देश की संपत्ति की रक्षा को वो प्रमुख स्थान देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश की विकसित और विकासशील बनने के लिए संपत्ति का होना जरूरी है। और उसी तरीके से वो विभिन्न समाज का भी और विभिन्न संस्कृति का भी जतन करते हैं, क्योंकि एक संपूर्ण देश को बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनके स्वभाव में त्याग और बलिदान कूट कूट के भरा रहता है। ये हमेशा अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तत्पर तैयार होते हैं। ये तो हुई गांधीवादी किनारे की बात। अब हम चलते हैं दूसरे किनारे, गोडसेवादी किनारे में भी कुछ खास प्रकृति के लोग रहते हैं। इस किनारे पर आपको ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो देशभक्ति साबित करने के लिए अपनी घरों के दीवारों पर बड़े बड़े शहीदों की पोस्टर लगाकर, उसके ऊपर माला चढ़ाकर, उसके बगल में अगरबत्ती जलाकर और रूम में रखी हुई टीवी पर देशभक्ति के गाने चलाकर, और हाँ, सोशल मीडिया में शहीद की तस्वीर के साथ एक अपनी अच्छी सी फोटो लगाकर सोशल मीडिया पे भसड़ मचाते हुए अपने आप को देशभक्त साबित करने की होड़ में जुटे हुए हैं। इस टाइप के देशभक्त लोगों में अक्सर नेताओं के पीछे घूमने की होड़ लगी रहती है। इन्हें ना तो देश का इतिहास पता होता और ना ही इन्हें आने वाले कल की चिंता होती है। अमूमन ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया में एक जान पेलते मिल जाएंगे, या किसी चौराहे पे माथे पे पट्टी लगाकर किसी नेता की चाटुकारिता करते हुए, देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करते हुए। इनके कारनामों को अक्सर आप टीवी में, समाचारों में सुनते होंगे कि आज इस जगह पे इतने दंगे हुए, इतनी संपत्ति नुकसान हुई, इतने घर जले, इतनी गाड़ियां जली। ये सब ऐसे टाइप के देशभक्तों की ही करामत होती है। इन्हें देश के समाज से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होता। इनका कोई दूर दूर तक इन सब चीज़ों से नाता नहीं होता। बस ये अपने घर चलाने के लिए नेताओं की चाटुकारिता करता है और स्वयं को नेता बनाने के लिए नेताओं के पिच्छू बने रहते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो सोशल मीडिया पे देशभक्ति का बड़ा बड़ा ज्ञान गाथा पेलते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा टाइम मिले, तो अगर आप ज़रूरत समझें तो इनके इतिहास को एक बार पलटकर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। देश में जब जब विपत्ति आती है तो इनकी कितनी सहभागिता रहती है, आपको आपके दिमाग की तस्वीरों को साफ कर दे। सर, ये तो हो गई आपकी बातें। अब मैं अपनी बात करता हूँ। अपनी बात बताने से पहले बता दूं कि अगर आप गांधीवादी हैं तो मैं आपके लिए आपके उसी इतिहास के पन्ने का जन्मा अंश हूँ जिस पन्नों में ये लिखा है
कि 1857 में ब्रिटिश शासन आज़ादी के विद्रोह को दबाने के लिए कितनी बेरहमी से एक मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और 1 पोते का सर कलम करके दीवार पे टांग दिया था ताकि विद्रोह की आवाज़ दब सके। लेकिन धन्य है वो महापुरुष जिसका ईमान अपने दोनों बेटों के कटे सर को देखकर भी नहीं डगमगाया और पूरी जिंदगी जेल में गुजार दी, लेकिन ईमान से समझौता नहीं किया। मैं मेरे इतिहास को पढ़ता हूँ तो गर्व होता है कि हमारी माँओं ने देश पर अपने बच्चों को कुर्बान करने से कभी हिचकिचाई नहीं। हमारी बहनें राखी की जगह भाइयों को तलवार देती थी और उनसे वादा लेती थी कि वतन पहले, भैया बहन बाद में। अगर आप इतिहास के कुछ पन्ने पढ़े होंगे तो आप उस रात को 1857 की वो काली रात, वो काले दिन को आप कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन और जिस रातों में लाखों मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था। कानपुर के फर्रुखाबाद शहर के सड़कों के किनारे जितने पेड़ थे उन सभी पेड़ों पर मौलानाओं को फांसी पर लटका दिया था। इसी तरह दिल्ली के चांदनी चौक के सारे पेड़ों पर उलमाओं को फांसी पर लटका दिया था। 14,000 से ज़्यादा उलमाओं को सजाए मौत दी गई थी। जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक इन सब मुसलमानों को खड़ा करके, नंगा करके जिंदा जलाया गया था। लाहौर की शाही मस्जिदों में रोज 80 मौलानाओं को फांसी पर लटकाकर उनकी लाशें रावी नदी में फेंक दी जाती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मौलानाएं मदरसों में सिर्फ और सिर्फ अपने देश को, अपने वतन को, अपनी वतन परिस्थिति को बचाने के लिए पाठ पढ़ाते थे। इतिहास गवाह है, फांसी पर चढ़ने और काला पानी की सजा भोगने वाले 75% मुसलमान हैं। एक मुसलमानों को 500 से लेकर 900 तक कोड़ों से पीटा जाता था, लेकिन कभी भी हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने आंचल नहीं समेटा। और ये सिलसिला सिर्फ आज़ादी तक नहीं, आज़ादी के बाद भी जारी रहा। आज़ादी के बाद भी जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है, हम मुसलमान अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तत्पर तैयार मिले हैं। दोस्तों, 1962 में जब हमारा देश चीन से लड़ रहा था, उस वक्त देश का खजाना खाली हो गया था। उस वक्त हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली, जिन्होंने सन 1944 में स्टेट बैंक हैदराबाद की शुरुआत की, जो आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, उनकी संपत्ति का आप बस इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 438 करोड़ रुपए की कीमत वाले हीरे को वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके पास कुल 236 अरब डॉलर के करीब संपत्ति थी। साल 1937 में उन्हें टाइम्स मैगजीन ने कवर पेज पे जगह दी थी। ये इतिहास में पहली बार था कि आज़ादी से पहले किसी भारतीय को ईयर ऑफ वर्ल्ड का खिताब मिला। उन्होंने लंबे समय तक इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी रियासतों पर राज्य किया। सन 1950 में आज़ादी के बाद उन्हें हैदराबाद का प्रमुख बना दिया गया। साल 1962 में भारत चीन के युद्ध में मीर उस्मान अली भारतीय सरकार को 5 टन सोना दान दिए, जिससे भारतीय सैनिकों के हथियार खरीदे गए। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दान था और इस दान को लेने उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये दान न किया गया होता तो शायद उस वक्त चीन हमारे एक बड़े भूभाग के ऊपर कब्जा कर लेता। जी, ये वही निजाम हैं जिन्होंने भारत में पहला हवाई अड्डे का निर्माण कराया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख और हिंदू काशी बनारस यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए दान दिए थे। साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी 54 एकड़ जमीन दी, जहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। उनकी सादगी इतनी थी कि एक कंबल और एक टोपी में जिंदगी गुजार दी। खाने के लिए एक टीन का प्लेट बनवाया था, जिसे उन्होंने सारी जिंदगी इस्तेमाल किया। दोस्त, अगर आप गांधीवादी देशभक्ति की चेतना के पृष्ठक हो तो मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इतिहास का भी अंश नजर आऊँगा, जिन्होंने देश को विशेष बनाया। आज गांव का सरपंच भी 5 साल सरपंच रहने के बाद 4 पाए की वाहन खरीद लेता है। मुझे गर्व है इस वतन की मिट्टी पर, जिसने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने देश को ही अपना समझा और देश के लिए ही जिए। तो दोस्तों, अगर आपका नज़रिया गांधीवादी देशभक्ति का है और आप उस किनारे पर डुबकी लगा रहे हैं, तो शायद मैं आपको एक मुसलमान के तौर पर इन्हीं इतिहासों के वृक्ष की टहनियाँ नज़र आऊँगा, जो अपने देश के लिए हमेशा कटने, छटने, जलने जैसी हर परिस्थिति के लिए तत्पर और तैयार मिलेगा। लेकिन इस राष्ट्र रूपी गंगा के आप अगर दूसरे किनारे यानी
गोडसेवादी देशभक्ति की ओर डुबकी लगा रहे, तब मैं आपको किसी पिक्चर में कुर्ता पहने, सर पे टोपी लगाए, हाथ में बंदूक लिए विलन के साथ खड़ा हुआ आतंकवादी नजर आऊँगा। अगर आपकी आंखें साफ नहीं देख पाएंगी तो आपका दिमाग हर टोपी वाले के अंदर सिर्फ कसाब को ढूंढेगा, क्योंकि आपके दिमाग को कलाम से कोई लेना देना नहीं है। आपका घर कसाब का नाम रटने से ही चलता है। इसी कारण आप सारे तथ्यों को रोकते हुए सिर्फ अपने ख्याली पुलाव बनाकर कोशिश करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी दावत को कबूल फरमाए, और आप इसी ख्याली पुलाव को और इसी दावत को विस्तृत रूप देने के लिए आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफार्मों का बखूबी इस्तेमाल करेंगे। खैर मेरे दोस्त, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सचमुच इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मुझे खुद जानता हूँ। दोस्तों, सचमुच मैं उस रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने नमाज के तौर पर वतन की मिट्टी को माथे से लगाने और लबों से चूमने का मौका एक दिन में एक बार नहीं 5-5 बार दिया। मैं उस रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे रब, मेरे दिल से इसके वतन जाने से पहले मुझे नमाज़े जनाजा अता फरमाना। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे गांधी और गोडसे दोनों एक ही समाज के होते हुए, एक ही संप्रदाय के होते हुए, एक ही संस्कृति के होते हुए अलग अलग हैं, वैसे कलाम और कसाब एक ही समाज, एक ही संस्कृति के होते हुए अलग अलग हैं। हर टोपी पहना हुआ इंसान, हर कुर्ता पहना हुआ इंसान या दाढ़ी रख लेने वाला इंसान मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमान बनना इतना आसान भी नहीं है यारों। एक एक बूंद पानी का हिसाब देना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आशा करता हूँ आगे जब कभी भी हम मिलेंगे तो आप मेरा नाम जानने के बाद मेरी जाति का पता लगाने से पहले मुझे जानेंगे, मुझे समझेंगे, इसके बाद अपने विचारों से मेरी परिभाषा बनाएंगे। धन्यवाद। चलता हूँ दोस्तों, दुआओं में याद रखना। पसंद आए तो लाइक करना, समझ में आए तो शेयर करना। दिल में कुछ बात हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे बात करना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेक्कन टाइगर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। सब बात